पिताजी जल्दी चलिए, वरना मैं आज स्कूल में देरी से पहुंचूंगा। मेरी टीचर बहुत गुस्सा करती है। हाँ हाँ बेटा, अभी चलते हैं, बस 2 मिनट रुको। तभी रमेश की पत्नी कमरे से बाहर आती है और रमेश से कहती है, सुनिए जी, आज शाम को आप ऑफिस से जरा जल्दी घर आ जाइएगा। याद है ना, आज आपको मुझे शॉपिंग कराने के लिए लेकर जाना है। अरे भाग्यवान, इस महीने हाथ जरा तंग है। मेरी मानो तो शॉपिंग का विचार कुछ दिनों के लिए अपने दिमाग से निकाल ही दो। मैं तुम्हें अगले महीने पक्का शॉपिंग कराने ले जाऊंगा। अभी मुझे चलना चाहिए, वरना राजू को स्कूल पहुंचने में देर हो जाएगी। देखिए जी, अब आपके ये बहाने पुराने हो चुके हैं। मैं कुछ नहीं जानती। आज शाम को मुझे शॉपिंग करने जाना है, मतलब जाना है। आगे आपकी मर्जी। अच्छा ठीक है भाग्यवान, अब तुम पूरा घर सर पर मत उठाओ, मैं कुछ करता हूँ। इतना कहकर रमेश अपने बेटे राजू को लेकर वहां से चला जाता है। घर से निकलने के लिए रमेश जैसे ही अपनी मोटरसाइकिल शुरू करता है, तभी उसकी माँ उसे आवाज देकर कहती है, अरे रमेश, आज शाम को मुझे कुछ पैसे दे देना। याद है ना, मैंने तुझसे कहा था कि मुझे मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना है। अरे माँ, मेरी तनख्वाह आने में अभी 10 दिन बचे हैं। अभी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। हाँ, मेरी तनख्वाह मिलते ही मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। रमेश की माँ चिढ़कर कहती हैं, अरे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैंने तेरे भरोसे मंदिर के पुजारी जी से वादा कर दिया है और तू कह रहा है कि पैसे नहीं है। अब मैं पुजारी जी को क्या जवाब दूंगी? तुझे तो मेरी इज्जत की भी कुछ परवाह नहीं है। अच्छा ठीक है माँ, अब तुम गुस्सा मत करो, मैं शाम तक कुछ इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर रमेश वहां से चला जाता है। फिर दोपहर को जब रमेश अपने दफ्तर में बैठा होता है, तब उसे अपनी पत्नी और माँ की बातें याद आती हैं। रमेश अपने दफ्तर के एक साथी मोहन से कुछ रुपए उधार मांगता है। अरे भाई मोहन, मेरा एक छोटा सा काम कर दो, मुझे कुछ रुपयों की सख्त जरूरत है। मुझे कुछ दिनों के लिए क्या तुम रुपए उधार दे सकते हो? अरे रमेश भाई, मैं तुम्हें पैसे उधार तो दे सकता हूँ, लेकिन मुझे वक्त पर पैसे लौटा देना। वैसे भी मेरा मानना है कि दोस्ती यारी में कभी पैसों का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये कहावत तो तुमने सुनी ही होगी कि उधार प्रेम की कैंची है। मैं नहीं चाहता कि पैसों को लेकर हमारा रिश्ता खराब हो। अरे मोहन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैसे वक्त पर लौटा दूंगा। फिर मोहन रमेश को पैसे दे देता है। शाम को घर आकर रमेश कुछ पैसे अपनी माँ को देता है और साथ ही अपनी पत्नी को भी शॉपिंग कराने बाजार लेकर जाता है। रमेश की पत्नी और उसकी माँ का स्वभाव जरूरत से ज्यादा खर्चीला होने के कारण दोनों हमेशा बेवजह पैसे खर्च करती हैं। फिर एक दिन, सुनिए जी, अगले हफ्ते हमने छुट्टियों में कहीं बाहर जाने का प्लान बनाया था। आपने पैसों का इंतजाम कर लिया ना? अरे अभी कहाँ, अभी तो मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। हम कभी और चले जाएंगे। देखिए जी, मैंने सभी सहेलियों से कह दिया है कि मैं बाहर घूमने जा रही हूँ। अगर मैं नहीं गई तो सब मुझ पर हंसेंगी। आप कहीं से भी पैसों का इंतजाम कीजिए जी। इतना कहकर रमेश की पत्नी वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रमेश की माँ भी तीर्थ यात्रा जाने की जिद करती है और रमेश से पैसे मांगती है। फिर अगले दिन रमेश एक सेठ से पैसे उधार लेकर अपनी पत्नी और बेटे को घुमाने ले जाता है और अपनी माँ को भी तीर्थ यात्रा पर भेज देता है। लेकिन जैसे ही रमेश अपनी छुट्टियां बिताकर वापस आता है, कर्जदार उसका जीना मुश्किल कर देते हैं। इतना ज्यादा कर्ज एक साथ अपने ऊपर देख रमेश काफी परेशान रहने लगता है। फिर एक दिन राजू की स्कूल की फीस वक्त पर न भर पाने के कारण रमेश को स्कूल में बुलाया जाता है। स्कूल के प्रिंसिपल साहब रमेश को सख्त हिदायत देते हैं कि अगर वक्त पर स्कूल की फीस नहीं भरी गई तो उनके बेटे का नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। अपने बेटे की स्कूल की फीस भरने के लिए रमेश अपने दोस्त गिरधारी से कुछ पैसे उधार ले लेता है और स्कूल की फीस भर देता है। रमेश की माँ और उसकी पत्नी खर्चे और घर की जिम्मेदारी संभालते संभालते धीरे धीरे रमेश पूरी तरह कर्ज में डूब जाता है
और तभी एक दिन दफ्तर में काम करते समय रमेश की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। उसे जल्दी से पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। रमेश के घर वालों को ये बात पता चल जाती है तो वे सभी अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल के डॉक्टर साहब उन्हें बताते हैं, देखिए, देर रात तक जागने और जरूरत से ज्यादा काम करने की वजह से इन्हें चक्कर आ गया था। बेहतर यही होगा कि इन्हें कुछ दिनों के लिए पूरी तरह आराम करने दिया जाए। रमेश की हालत देखकर उसके बेटे राजू को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी दादी और माँ से कहता है, माँ, दादी, मैं इतना छोटा हूँ, फिर भी मैं इतना समझता हूँ कि पिताजी दिन रात दफ्तर में काम करके पैसे कमाते हैं। पिताजी अकेला पूरा घर संभालते हैं और आप दोनों अपने फिजूल के खर्चों के लिए उन पर दबाव डालते रहते हैं। आज पिताजी की हालत के जिम्मेदार तो आप दोनों हैं। राजू की समझदारी भरी बातें सुनकर रमेश की माँ और पत्नी को अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद रमेश की तबीयत एकदम अच्छी हो जाती है और वो पहले की तरह अपने काम पर जाने लगता है। रमेश की माँ और पत्नी अब उसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं देते और ना ही उससे किसी चीज की मांग करते हैं। फिर देखते ही देखते रमेश अपने कर्ज के सारे पैसे चुका देता है। उसकी जिंदगी पहले की तरह अच्छी हो जाती है और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। शिक्षा, हमारे रिश्ते एक तराजू की तरह होते हैं जिसकी दोनों ओर जिम्मेदारी और समझदारी का वजन बराबर होना चाहिए। रेहाना और रवि की शादी के बाद रवि के पास कुछ नहीं था। रेहाना, तुमने मुझसे शादी करके एहसान किया है। मुझसे ज्यादा तो तुम कमाती हो। अरे तो क्या हुआ, एक दिन आएगा रवि कि तुम खूब पैसा कमाओगे। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। रवि और रेहाना खुद को स्टैंड करने के लिए पूरी मेहनत करते। रेहाना, मैं नौकरी नहीं करना चाहता हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं नौकरी करके घर चलाती हूँ, तुम बिजनेस सेट करने की कोशिश करो। एक दिन, रेहाना, तुम जानती हो, मैंने जो विज्ञापन बनाने वाली कंपनी खोली थी ना, उसे बड़ी ब्रांड का ऑफर आया है। अब हम लोगों के दिन प्यारे न्यारे हो गए हैं। मैं जानती थी रवि कि एक दिन तुम सेटल हो जाओगे। रवि का काम अच्छा चल जाता है। एक दिन वो रेहाना से कहता है, रेहाना, अब हम लोगों का बच्चा भी हो गया है। बहुत छोटा है वो, उसका ख्याल कैसे रखेंगे हम? कैसे क्या, मैं गांव से माँ को लेकर आ जाती हूँ। नौकरी से हाफ डे ले लिया करूंगी। अभी तो वो छोटा है, स्कूल जाने तक मैं मैनेज कर लूंगी। देखो रेहाना, मैं अब अच्छा कमा रहा हूँ। तुमको नौकरी करके परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे कैसी बात कर रहे हैं, मैं अपनी लगी लगाई नौकरी कैसे छोड़ दूं? और मैंने तो सुना है हम लोगों को कुछ ही महीनों में सरकारी नौकरी मिल जाएगी। सरकारी नौकरी में कितना कमा लोगी? उतने में तो मैं ड्राइवर रख लूंगा। रेहाना को रवि की बात का थोड़ा बुरा तो लगता है। कम से कम मेरी नौकरी की इतनी बेइज्जती मत करो। भूल गए, इसी नौकरी के बदौलत तुमने अपना बिजनेस खड़ा किया है। अरे वो तो मैं किसी के भरोसे भी कर लेता। देखो, अपने बच्चे को संभालो, घर का काम करो। अब बाहर जाती तुम अच्छी नहीं लगती हो। रेहाना रवि के कहने पर नौकरी तो छोड़ देती है, लेकिन अब बड़े से घर में उसकी कीमत किसी नौकर से कम नहीं होती। एक दिन रवि का दोस्त आता है। भाभी, हम लोग तो आपको तब से जानते हैं जब से आप लोग शादी होकर इस शहर में आए थे। आपकी बदौलत ही सारा बिजनेस खड़ा हुआ है। ये किस्मत तो आप ही की है भाभी। हाँ हाँ भाई, हमारी मेहनत तो कुछ है ही नहीं। अरे होगी, लेकिन भाभी की किस्मत के आगे कुछ नहीं। दोस्त वहां से चला जाता है, लेकिन रवि का गुस्सा 7वें आसमान में होता है। देखा कैसे बोल रहा था? अरे बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है ये। कैसी बात कर रहे हैं आप? प्रशांत भैया तो बहुत अच्छे इंसान है रवि। कैसे उन्होंने हमारे मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया था। अरे था पैसा तो साथ दिया, नहीं तो कौन पूछता है? रवि का व्यवहार पैसा आते ही अलग हो गया। वो बंदे को बंदा नहीं समझता। घमंड से घिरे रवि ने तो एक दिन हद ही कर दी।
रेहाना, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। क्या क्या बकवास कर रहे हो रवि? क्या कहना चाहते हो? और क्यों नहीं रह सकते तुम मेरे साथ? देखो, मुझे कोई और पसंद है और उसने साथ रहने पर बस यही शर्त रखी है कि मुझे तुम्हें तलाक देना होगा। रेहाना, जो कि एक स्वावलंबी महिला थी, उसने बिना देर किए रवि को कह दिया, कोई इश्यू नहीं, मुझे पैकिंग में 4 दिन का वक्त लगेगा, लेकिन तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। 4 दिन के लिए तुम कहीं और शिफ्ट हो जाओ, मैं घर से निकलूंगी तो बता दूंगी। रवि घर छोड़कर चला जाता है। रेहाना को दुख होता है, वो रोती है, लेकिन व्यवहार से स्ट्रांग रेहाना को पति के वापस आने का और उसे सबक सिखाने का पूरा भरोसा था। फिर एक दिन, अरे शुशिका, कब शादी करोगे तुम मुझसे? यार मैंने तो सोचा था तुम शादी से पहले मुझे विदेश लेकर जाओगे, महंगी कार दिलाओगे। अरे सब दिला दूंगा, लेकिन पहले मुझसे शादी तो कर लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी पापा के पास जा रही हूँ और लोगों से अपनी शादी की बात करूंगी। अरे शुशिका, कैसे रहूंगा मैं तुम्हारे बिना? अब तो शादी ही होने वाली है हम लोगों की। शुशिका रवि को छोड़कर चली जाती है। रवि घर आता है, जहां रेहाना को ना पाकर उसे सब अजीब लगता है। घर तो रेहाना के बिना कुछ नहीं है, बच्चे की याद भी आ रही है। चलो एक वीडियो कॉल कर लेता हूँ। रवि रेहाना को वीडियो कॉल करता है, लेकिन रेहाना फोन नहीं उठाती। रात को सोते वक्त मन कर रहा है मुन्ने को गले लगा लूं। चलो कोई ना, शुशिका से शादी के बाद मेरे और भी बच्चे होंगे। अगले दिन रवि ऑफिस जाता है, जहां टीना खड़ी होती है। सर, आपने अपने नए ऐड के लिए मॉडल की रिक्वायरमेंट डाली थी ना, मैं उसी के लिए आई हूँ। रवि टीना को देखकर खुश हो जाता है। अब शादी हो गई है तुम्हारी? नहीं सर, बस अच्छा सा हैंडसम और अमीर लड़का देख रहे हैं मेरे मम्मी पापा। रवि के दिमाग से तो टीना को देखकर शुशिका का ख्याल भी खत्म हो जाता है। अरे यार, ये लड़की मिल जाए कितनी सुंदर है। शुशिका तो इसके आगे कुछ नहीं है। अब क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मुझसे मिलकर तुम्हारी ये खोज खत्म हो गई है? आप तो 2 बच्चों की पापा लग रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मेरी शादी तो हुई थी, लेकिन बीवी को किसी और से प्यार था, मुझे छोड़कर चली गई। खैर, टीना की दोस्ती रवि से हो जाती है, लेकिन 1 महीने बाद शुशिका रवि के पास वापस आती है। मेरे मम्मी पापा तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को ये मत बताना कि तुम पहले से शादीशुदा हो, और हाँ, शादी से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी तुमको मेरे नाम करनी होगी। अरे पागल, अब मैं तुमसे शादी ही नहीं करना चाहता। भला ऐसी लालची औरत से कौन शादी करेगा? तभी वहां टीना आ जाती है। रवि, ये पागल सी औरत कौन है? देखो, तुमने ही कह दिया ना पागल, तो पागल ही है। पता नहीं कौन है, कह रही है शादी कर लो, लेकिन शादी से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। बोल तो सही रही है। वैसे तुम जानती हो, मेरी एक सहेली है, उसके पति ने उसे पैसा आते ही छोड़ दिया, जबकि उसको खड़ा करने वाली ही मेरी सहेली थी। और मुझे भी भरोसा नहीं है, अगर मैं भी तुमसे शादी करूंगी तो तभी जब तुम मेरे नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी कर दोगे। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कर दूंगा। रवि और टीना की शादी की तारीख तय हो जाती है। वो अपनी सारी प्रॉपर्टी के कागज लेकर शादी वाली जगह पर पहुंचता है, लेकिन वहां टीना आती नहीं। रवि टीना को मैसेज करता है, कहाँ हो? सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मुझे तुमसे भी ज्यादा पैसे वाला मिल गया। रवि को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से सारा डेकोरेशन तोड़ रहा होता है कि वहां रेहाना आ जाती है। सर, क्या हो गया? क्या डेकोरेशन पसंद नहीं आई आपको? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ की डेकोरेटर हूँ। क्या आपको पसंद नहीं आई यहाँ की सजावट? रवि दौड़कर रेहाना के गले लग जाता है। मुझे माफ कर दो रेहाना। रवि रेहाना के गले लग जाता है और रेहाना
टीना को थैंक्स का मैसेज करती है।